उत्तराखंड में एक ऐसा पहाड़ है जिसे लोग परियों का देश कहते हैं। उस पहाड़ का नाम है खैट पर्वत। कहा जाता है कि वहाँ रहने वाली परियां कोई आम कहानियों वाली परियां नहीं है। वहाँ के लोकल लोग उन्हें आर्चरी कहते हैं। वहाँ की मान्यता है कि अगर किसी इंसान पर इन आर्चरियों की नज़र पड़ जाए तो वो इंसान उस पहाड़ से गायब हो जाता है। बात है अगस्त 2024 की। 21 साल का ऋषभ अपने दोस्तों के साथ इसी परियों के देश में गया था और ठीक उसी शाम ऋषभ वहां से गायब हो गया। ऋषभ! ऋषभ! फिर 5 दिन बाद वो वापस मिलता है, ठीक बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे उस दिन गायब हुआ था। उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। और अजीब बात यह थी कि ऋषभ का कहना था कि वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही गायब हुआ था और वापस आने के ठीक 11 दिन बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन ऋषभ के साथ खैट पर्वत पर ऐसा क्या हुआ था? वो 5 दिन तक कहां गायब था? और सबसे बड़ा सवाल, जो ऋषभ 5 दिन बाद घर लौटा था, क्या वो सच में ऋषभ ही था? इंटरनेट पर आपको इस पहाड़ से जुड़ी कई खूबसूरत वीडियोस मिल जाएंगी। हरी भरी पहाड़ियां, धुंध से ढके हुए रास्ते और ऐसी कहानियां जिनमें कहा जाता है कि इस पहाड़ पर आज भी परियों का वास है, जिन्हें आर्चरी कहा जाता है। आज की कहानी मुझे भेजी है देहरादून के हमारे एक सब्सक्राइबर ने। मैंने इस कहानी में उनका असली नेम यूज नहीं किया है, सो उन्हें हम महेश रावत कहेंगे। महेश ने अपने मेल की स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे बेटे की मौत हमारे घर में ही हुई थी, लेकिन मुझे आज भी विश्वास है कि जब मेरा बेटा खैट पर्वत से लौटा था उसकी मौत उसी दिन हो चुकी थी। महेश का 21 साल का बेटा था जिसका नाम ऋषभ था। अब ऋषभ उन लड़कों में से था जिन्हें ट्रैवलिंग करना, ट्रैकिंग करना और सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। बात है अगस्त 2024 में। ऋषभ अपने 2 दोस्त विकी और जीतू के साथ उत्तराखंड के तहरी रीजन में घूमने का प्लान बनाता है। अब इन तीनों दोस्तों का मेन डेस्टिनेशन था खैट पर्वत। ऋषभ ने इंटरनेट पर परियों के देश के बारे में कई वीडियोस देखी थी। उसने वहां रहने वाली आर्चरियों के बारे में भी सुना था। उसे ये सारी बातें इंटरेस्टिंग तो लगती थी, लेकिन सच नहीं। अब खैट पर्वत यानी परियों के देश जाने से ठीक एक रात पहले ये तीनों दोस्त एक होम स्टे में रुकते हैं। होम स्टे चलाने वाला लगभग 65 साल का एक आदमी था जिसका नाम था कल्याण सिंह। अब यहाँ आप कल्याण सिंह का नाम है ना, थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे चल के ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये तीनों दोस्त रात को होम स्टे में डिनर कर रहे थे, जहां खाना खाते वक्त कल्याण सिंह की नज़र ऋषभ के जैकेट पर पड़ती है, जो कि एक चमकीले लाल रंग की जैकेट थी। फिर कल्याण सिंह इनसे पूछता है, आप लोग कल ऊपर पहाड़ पर जा रहे हो क्या? ऋषभ थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ काका, परियों से मिलने जा रहे हैं। ये सुनते ही जीतू और विकी भी हंस पड़े, लेकिन कल्याण सिंह यहाँ बहुत सीरियस था। वो ऋषभ की तरफ देखता है और बोलता है, देखो बच्चों, ऊपर जाना है तो जाओ, लेकिन वहां जाने से पहले कुछ बातें याद रखना। उसने सबसे पहले ऋषभ की लाल जैकेट को देखते हुए उसकी तरफ इशारा किया और वो बोला, चटक रंग के कपड़े मत पहनना। फिर कल्याण सिंह टेबल पर रखी हुई परफ्यूम की बोतल की तरफ देखता है और बोलता है, तेज खुशबू मत लगाना, ऊपर जाकर जोर जोर से मत चिल्लाना और म्यूजिक भी मत बजाना। और कल्याण सिंह जो सबसे अजीब वार्निंग बताता है वो ये थी कि अगर पहाड़ पर कोई अनजान आवाज तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो उस आवाज का जवाब मत देना। अब ये सब वार्निंग सुनने के बाद ऋषभ के एक दोस्त विक्की ने मजाक में पूछा, क्यों काका, अगर ये सब फॉलो नहीं किया तो क्या परियां हमें उठा ले जाएंगी? कल्याण सिंह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, यहाँ उन्हें परियां नहीं कहते, उन्हें आर्चरी कहते हैं। फिर ऋषभ ने पूछा, काका ये आर्चरी कौन होती है? मैंने बहुत सुना है इनके बारे में। फिर कल्याण सिंह ने कहा, पहाड़ों की पुरानी लोक कथाओं में कुछ लोग उन्हें वन की देवियां कहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में रहने वाली अलौकिक स्त्रियां कहते हैं,
फिर कल्याण सिंह खैट पर्वत की तरफ देखते हुए बोला, कहते हैं वो दिखने में इतनी सुंदर जवान लड़की होती है कि अगर किसी भी इंसान की नज़र उन पर पड़ जाए तो वो अपने आसपास की सारी दुनिया भूल जाता है और उनके वश में हो जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि आर्चरियों का वक्त हमारे वक्त की तरह नहीं चलता। किसी इंसान को लगेगा कि वो इनके साथ सिर्फ कुछ घंटे ही रहा है, लेकिन नीचे की दुनिया में कई दिन बीत चुके होते हैं। और इस खैट पर्वत को 9 आर्चरियों का घर माना जाता है और इस एरिया में 9 आर्चरियों से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। अब ये तीनों दोस्त चुपचाप बहुत इंटरेस्ट लेके ये सब सुन रहे थे। फिर कल्याण सिंह आगे कहता है, पुराने लोग मानते थे कि तेज खुशबू, चटक रंग के कपड़े, गाना बजाना और पहाड़ पर जाकर बेवजह का शोर करना उन आर्चरियों का ध्यान खींचता है। अब यहाँ ऋषभ हंसते हुए पूछता है, अरे काका, एक बात तो बताओ, अगर इन आर्चरियों का ध्यान खिंच गया तो क्या होगा? फिर कल्याण सिंह बहुत सीरियस होकर सीधा ऋषभ की आंखों में देखता है और बोलता है, फिर ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहता कि तुम उस पहाड़ से कब लौटोगे और लौट पाओगे भी कि नहीं। अब इसके बाद ये सब लोग जाके सो जाते हैं और ठीक अगली सुबह ये लोग ट्रैक पर निकलते हैं। अब जब ये खैट पर्वत पर चढ़ रहे थे तो शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाई, फोटोज भी क्लिक की, फुल ऑन मस्ती करते हुए ये तीनों जा रहे थे ऊपर। फिर थोड़े टाइम बाद रास्ते में उन्हें 2 लोकल औरतें मिली। उनमें से एक की नज़र ऋषभ की लाल जैकेट पर पड़ी। उसने ऋषभ को रोक दिया और बोला, बेटा सुनो, ऊपर जा रहे हो तो ये जैकेट उतार देना। तुम्हें पता नहीं है क्या, इस टाइप की जैकेट यहाँ पे नहीं पहननी चाहिए। फिर ऋषभ है ना, उन लेडीज़ का है ना एक टाइप से मजाक बनाते हुए हंसते हुए बोलता है, आंटी जी, जैकेट से क्या ही हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, हमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो औरत इन्हें कुछ सेकंड तक घूरती रहे और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। बस जाते हुए वो बस एक बार इन लोगों को पीछे मुड़कर देखती है। अब लगभग दोपहर के 3 बज गए थे। ये तीनों पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। वहाँ हवा काफ़ी तेज थी और दूर दूर तक कोई दूसरा टूरिस्ट नज़र ही नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा पहाड़ सुनसान पड़ा था। अब ये तीनों दोस्त है ना एक जगह पे बैठ जाते हैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। फिर जीतू अपने जेब से फ़ोन निकालता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बजाने लगता है उसमें, एकदम फुल वॉल्यूम में। और तभी ऋषभ अपने बैग से परफ्यूम की बोतल निकालता है और परफ्यूम लगाने लगता है। तो विक्की है ना ऋषभ को देखता है और बोलता है, अबे क्या कर रहा है, ट्रैकिंग पर कौन परफ्यूम लगाता है। अब यहाँ है ना ऋषभ हंसते हुए बोलता है, भाई परियों से मिलने आया हूँ, इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ना चाहिए ना। फिर ऋषभ ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अगर यहाँ सच में कोई परी है तो सामने आओ। अब ये बोलने के बाद ये लोग है ना कुछ सेकंड तक चुप रहे और जंगल में इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये सब जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगे। लेकिन विकी जो ग्रुप में सबसे पीछे की तरफ बैठा हुआ था, उसने कुछ सुना। ऋषभ के ये सब चिल्लाने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसे दूर पहाड़ की दूसरी तरफ से किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही हल्की सी लेकिन क्लियर। फिर विकी कहता है, ओए तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? फिर जीतू ने पूछा, क्या भाई? विकी ने कुछ सेकंड पहाड़ की तरफ देखा, फिर बोला, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम होगा, छोड़ो। इसके लगभग आधे घंटे बाद मौसम अचानक से बदलने लगा। अचानक से पहाड़ पर बहुत घना कोहरा छाने लगा। अब ये तीनों दोस्त है ना लौटने का डिसीजन ले लेते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद ऋषभ है ना अचानक से रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। फिर विकी और जीतू पीछे मुड़ते हैं और इससे पूछते हैं, क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है? फिर ऋषभ बोलता है, यार थोड़ा रुकना, किसी ने मेरा नाम लिया अभी। अब बाकी दोस्त कहते हैं, भाई हमने तो कुछ भी नहीं सुना। ऋषभ कुछ सेकंड्स तक पीछे देखता रहा, फिर दोबारा इनके साथ नीचे चलने लगा। इसके ठीक 5 मिनट बाद ऋषभ फिर से रुक जाता है और इस बार वो सीरियस होकर बोलता है, यार तुम लोगों को सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई लड़की मुझे बुला रही है। अब ये सुनते ही विक्की को कल्याण सिंह की वार्निंग याद आई।
फिर वो ऋषभ से कहता है, भाई पीछे मत देख, बस चुपचाप हमारे साथ नीचे चलता चल। अब ऋषभ है ना थोड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई वो कह रही है मेरी जैकेट बहुत अच्छी है। ये सुनते ही विकी ने तुरंत ऋषभ का हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग खींचते हुए है ना वो पहाड़ से नीचे की तरफ ले जाने लगा। अब यहां सीन ऐसा था कि विकी ने ऋषभ का हाथ पकड़ रखा था और ये तीनों के तीनों है ना नीचे पहाड़ से उतर रहे थे। लेकिन ऋषभ के मुंह पर एक अजीब सी स्माइल थी जिसे देखकर विक्की और जीतू दोनों है ना बहुत जोर से घबरा रहे थे। अब यहाँ सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी। एक तो इतना घना कोहरा, वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से ऋषभ को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। अब शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे और पूरे पहाड़ पर अंधेरा होने लगा। अब ये लोग है ना अंधेरा देखकर बहुत स्पीड से पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। लेकिन तभी थोड़े टाइम के बाद जीतू का पैर है ना अचानक से फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है। तो विकी तुरंत जीतू के पास पहुंचता है उसे उठाने के लिए। अब जैसे ही विकी जीतू को ऊपर उठाता है तो ये क्या देखते हैं कि ऋषभ वहां पे नहीं था। पहले इन दोनों को लगा कि शायद कोहरा इतना ज्यादा है कि वो है ना आगे चला गया होगा। अब ये लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं। अब ढूंढते हुए पहले 10 मिनट गुजरे, फिर 20 मिनट। अब ढूंढते हुए इन लोगों को लगभग आधा घंटा हो गया था। वो पूरे पहाड़ पर जोर जोर से ऋषभ का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, ऋषभ। लेकिन रिटर्न में कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने ऋषभ को फोन लगाने का भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। अब लगभग अगले 2 घंटे तक विकी और जीतू उसे पूरे जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन ऋषभ कहीं पर भी नहीं मिला। ऋषभ गायब हो चुका था। अब विक्की और जीतू तुरंत पहाड़ से नीचे उतरते हैं और अगली सुबह ऋषभ का सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें लोकल विलेजर्स, पुलिस, फॉरेस्ट पर्सनल सबने ऋषभ को ढूंढना शुरू किया। अब ऋषभ को ढूंढते हुए उन्हें ऋषभ की बोतल मिलती है, उसका बैग मिलता है और एक बहुत ही बड़े से पत्थर के पास उसका फोन भी मिलता है। लेकिन ऋषभ कहीं पर भी नहीं मिलता। और अजीब बात यह थी कि ऋषभ के फोन में है ना एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड हुआ था ठीक शाम के 5:30 बजे, जब ये तीनों लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। वीडियो सिर्फ 14 सेकंड का था और फोन का जो कैमरा था ना वो नीचे जमीन की तरफ था, इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ जमीन दिखाई दे रही थी। अब वीडियो में सिर्फ ऋषभ की आवाज आ रही थी जो बोलता है, कौन हो तुम। फिर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है बहुत ही हल्की सी आवाज में, जिससे पता चल रहा था कि वो किसी औरत की आवाज है, लेकिन वो क्या बोल रही है ये समझ में नहीं आ रहा था। और वीडियो के लास्ट 3 सेकंड में ऋषभ कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता। इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। अब ऋषभ को सर्च करते हुए 1 दिन बीत गया, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, लेकिन ऋषभ का कहीं पर भी कोई पता नहीं चल रहा था। तब कल्याण सिंह जो होम स्टे का ओनर था, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस कैरेक्टर को याद रखना, वो ऋषभ के पापा को, जिनका नाम महेश है, उनको एक लोकल जागर गाने वाले आदमी के पास लेकर गया। यहां आपको आगे पता चलेगा कि जागर होता क्या है, जिन लोगों को भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो ध्यान से सुनना। आप जो जागर करता था उसका नाम मदन लाल था। अब ऋषभ के पापा महेश और कल्याण सिंह ऋषभ के दोस्तों के साथ मदन लाल के पास पहुंचते हैं और उसको पूरी बात बताते हैं। फिर मदन लाल ऋषभ के दोस्तों से पूछता है, मुझे पूरी बात बताओ कि लड़के ने ऊपर क्या क्या किया था। फिर उसके दोस्तों ने सब बताया, लाल जैकेट, परफ्यूम, तेज म्यूजिक, जोर से चिल्लाना और किसी अनजान आवाज का सुनाई देना। मदन लाल ये सब सुनकर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे लड़के ने एक वार्निंग नहीं, सारी की सारी वार्निंग तोड़ दी है। यहां महेश ने फिर रोते हुए पूछा, मेरा बेटा जिंदा तो है ना। यहां मदन लाल कोई सीधा जवाब नहीं देता है और कहता है, पहाड़ से वापस आने वाले हर बार वैसे वापस नहीं आते जैसे वो गए थे। महेश ने फिर कहा, कुछ भी करके मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मदन लाल ने इस फैमिली को अब एक जागर करवाने की सलाह दी। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि जागर होता क्या है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जागर एक पुरानी लोक परंपरा है, जहां ढोल, डमरू और पारंपरिक गीतों के जरिए
देवी देवताओं का आह्वान होता है। जो जागर गाता है उसको जगरिया कहा जाता है और परंपरा के मुताबिक जिसके ऊपर देवी या देवता आते हैं उसे पशवा या डांगरिया कहा जाता है। ए बची सुनो जागर देवता दैनु होइया आकाश पिचर। किसी संकट का समाधान मांगने के लिए या किसी लापता आदमी के बारे में जानने के लिए जागर करवाते हैं। मदन लाल ने महेश को साफ कह दिया था कि जागर करवाने से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऋषभ वापस आ जाएगा, लेकिन अब फैमिली के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो अब ये लोग जागर की क्रिया शुरू करते हैं। अब उसी रात दिए जलाए गए, ढोल बजने लगे, लोक परंपरा के मुताबिक देवताओं का आह्वान किया गया। कई घंटे बीतने के बाद फिर वहां मौजूद जो एक पशवा थे वो है ना अचानक से कांपने लगे। उनके ऊपर इस टाइम पर देव आ गए थे। अब उस पशवा ने अपनी आंखें बंद की और बोला, लड़का रास्ते में नहीं है। इसके बाद महेश ने पूछा, तो कहाँ है? फिर पशवा बोला, जहां उसे दिन नहीं दिखता। मतलब कुछ भी वो पशवा क्लियर नहीं बता रहा था। फिर उस पशवा ने आगे बोला, लाल रंग ने आर्चरी का ध्यान खींचा, खुशबू ने रास्ता बनाया और आवाज ने बुलावा दिया और लड़के ने उस बुलावे का जवाब भी दे दिया। अब ये सब सुनकर महेश रोते हुए बोला, उसे वापस बुला लो। कुछ सेकंड्स तक पशवा चुप रहा, फिर बोला, वापस आएगा? फिर महेश पूछता है, कब वापस आएगा? फिर पशवा बोलता है, जब उसे वो छोड़ेंगी। लेकिन याद रखना, छोड़ा हुआ आदमी मुक्त हुआ आदमी नहीं होता। अब इसके बाद ये जागर की क्रिया खत्म हो गई थी। अब ठीक अगली सुबह खैट पर्वत से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक सुनसान रोड पर पुलिस को एक लड़का चलता हुआ मिलता है और वो लड़का ऋषभ था। वही लाल जैकेट, वही जीन्स, वही शूज और उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। जैसा वो उस दिन गायब हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा ही वो पुलिस को मिलता है। अब ये लोग ऋषभ के पापा को कॉल लगाते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। अब महेश जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं वो ऋषभ को देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। अब ऋषभ है ना हैरानी से पूछता है, पापा आप यहाँ कैसे? महेश रो रहा था और रोते हुए बोलता है, बेटा तू 5 दिन से गायब था। अब ऋषभ ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, पापा मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूं यहाँ पे और मेरे दोस्त मुझे मिले नहीं, तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था और तब ये पुलिस वाले मुझे यहाँ पर ले आए। महेश ऋषभ को लेकर घर वापस आ गया। तो अब यहाँ से असली खेला शुरू होता है। अब पहले के 2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। ऋषभ खाना खाता, फैमिली से बातें करता और अपने दोस्तों से भी मिल रहा था। लेकिन ठीक तीसरे दिन पहली अजीब बात हुई। रात के लगभग 2 बजे महेश की अचानक से नींद खुलती है और उसे घर के छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। महेश धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर छत पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि ऋषभ छत पर नंगे पैर खड़ा था और दूर पहाड़ की तरफ देख रहा था। महेश ने तुरंत ऋषभ से पूछा, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? ऋषभ ने कहा, पापा वो गिन रही हैं। फिर महेश ने पूछा, कौन क्या गिन रहा है बेटा? ऋषभ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर महेश ऋषभ को लेकर नीचे आ गया। दोस्तों आप में से कई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अब तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे जब भी हमारे न्यू वीडियोस आए। अगली सुबह रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ऋषभ को कुछ भी याद नहीं था। फिर चौथा दिन आता है। ऋषभ की माँ ने नोटिस किया कि ऋषभ परफ्यूम की स्मेल से डरने लगा था। एक बार ऋषभ की माँ घर पे रूम फ्रेशनर यूज कर रही थी। अब जैसे ही वो रूम फ्रेशनर का बटन दबा रही थी तभी ऋषभ ने ना अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए बोला, माँ इसे मत लगाओ, उन्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ हूं। अब इसके बाद जब उसकी माँ ऋषभ से पूछती है कि बेटा किसको क्या पता चल जाएगा, तो ऋषभ इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर 5वां दिन आता है। ऋषभ ने खाना खाना कम कर दिया था, लेकिन हर रात डाइनिंग टेबल पर वो 9 कटोरियाँ रखता था और उसमें ना दूध भरता था। और सुबह जब ये पूरी फैमिली देखती थी तो उन कटोरियों का दूध गायब हो जाता था।
अब जब घर वालों ने उससे पूछा कि बेटा तू इन 9 कटोरियों में दूध क्यों भरता है, तो उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। घर वाले उससे पूछ पूछ कर थक गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ऋषभ इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर महेश ने एक रात किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाया और अगली सुबह वो उसकी फुटेज चेक करता है। तो वो क्या देखता है कि रात के ठीक 2:13 पर ऋषभ किचन में गया, उसने 9 कटोरियों में दूध भरा और वहां से चला गया। अगले लगभग 30 मिनट तक कोई किचन में नहीं गया, लेकिन फिर महेश देखता है कि धीरे धीरे उन कटोरियों में से दूध कम होने लगा और लास्ट में वो दूध गायब हो जाता है। फिर छठे दिन पूरी फैमिली को घर के दीवारों पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और अजीब बात ये थी कि वो पैरों के निशान घर के मेन गेट से अंदर की तरफ नहीं आ रहे थे, वो ऋषभ के कमरे से होते हुए सीधे छत की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पूरी फैमिली डर के माहौल में थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर 7वें दिन ऋषभ की माँ को ऋषभ किसी से कमरे में बात करते हुए सुनाई देता है। अब ऋषभ किसी से कह रहा था, मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा। फिर कुछ सेकंड तक शांत रहता है वो और फिर कहता है, नहीं अभी नहीं, मेरी माँ रोएगी। अब ये सुनते ही ऋषभ की माँ तुरंत दरवाज़ा खोलती है, लेकिन ऋषभ कमरे में अकेला था। लेकिन एक बात अजीब थी, उस रूम में वही परफ्यूम की तेज स्मेल थी जो उस दिन ऋषभ ने पहाड़ पर लगाई थी। फिर आया 8वां दिन और 8वें दिन ऋषभ के शरीर पर अजीब से लाल रंग के निशान दिखाई देने लगे। पहले उसकी कलाई पर, फिर उसकी गर्दन पर, फिर सीने पर। वो टोटल 9 निशान थे। अब इसके बाद है ना, ऋषभ के पापा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि कोई रिएक्शन होगा। देन डॉक्टर उसको किसी एलर्जी की मेडिसिन लिख के दे देता है, लेकिन मेडिसिन का कोई भी फायदा नहीं होता है। अब ये सब देखकर महेश को समझ में आ रहा था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अजीब हो रहा है उसके बेटे के साथ। फिर 9वें दिन महेश दोबारा से मदन लाल के पास गया, जिसने जागर की क्रिया करवाई थी। महेश ने मदन लाल को सारी बात बताई। फिर मदन लाल महेश से पूछता है, एक बात बताओ कि ऋषभ को अभी वापस आए कितने दिन हो गए हैं? तो फिर महेश कहता है, अभी तक 9 दिन हो गए हैं। इसके बाद मदन लाल कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर पूछता है, उसके शरीर पर अब तक कितने निशान देखे हैं आपने? फिर महेश बोलता है, अभी तक टोटल 9 निशान है उसकी पूरी बॉडी पर। यह सुनते ही मदन लाल का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है और फिर वो कहता है, ऋषभ को अब अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, और अगर वो कहे कि उसे कोई बुला रहा है तो उसे घर से बाहर मत जाने देना। फिर महेश पूछता है, अगर ऋषभ बाहर गया तो क्या होगा? फिर मदन लाल बोलता है, जिसे आर्चरी एक बार पसंद कर लेती है उसे पहली बार तो वो खुद ले जाती है, लेकिन दूसरी बार वो इंसान खुद आर्चरी के पास जाने लगता है। अब आता है 10वां दिन। अब ये पूरी फैमिली कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो ये सब के सब ऋषभ के रूम में रुकते हैं। अब ठीक रात के 2:13 पर घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और बाहर से इन सबको किसी लड़की की गाना गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पहले तो वो एक लड़की की आवाज़ थी, फिर दूसरी सुनाई दी इन्हें, फिर तीसरी, और धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था कि मानो टोटल 9 लड़कियां गाना गा रही हैं। अब ऋषभ ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए और रोते हुए बोला, पापा मुझे बचाओ, मुझे मत जाने देना, वो मुझे ले जाएगी। महेश ने तुरंत ऋषभ का हाथ जोर से पकड़ लिया और तभी उनके मेन डोर पर किसी ने नॉक किया। अब ये नॉक की आवाज़ इनको 3 बार सुनाई दी, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। और अजीब बात ये थी कि बाहर से एक आवाज़ आई जो बिल्कुल ऋषभ की आवाज़ लग रही थी, और वो आवाज़ कह रही थी, पापा दरवाज़ा खोलो। जबकि ऋषभ महेश के सामने बैठा हुआ था। यहाँ किसी ने भी डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। फिर लगभग 1 घंटे बाद आवाज़ें आना बंद हो गई और फिर 11वें दिन की सुबह होती है। अब ऋषभ यहाँ पे है ना बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अपनी माँ का हाथ का खाना खाया, अपने पापा से भी बात की, अपने फ्रेंड से भी बात की, और पहली बार उसने अपने पापा से कहा कि
कि पापा मुझे लगता है अब वो सब चली गई हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। फिर उस रात ऋषभ के पापा ऋषभ के ही कमरे में सोने का डिसीजन लेते हैं। ठीक रात के 3 बजे महेश की आंख अचानक से खुल जाती है। वो देखते हैं कि ऋषभ बेड पर ही लेटा है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। महेश ने उसे हिलाया, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर महेश ने उसकी सांसें चेक की। ऋषभ की सांसें बंद हो चुकी थी और यहां ऋषभ की मौत हो चुकी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का रीजन था सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट अटैक। उसके शरीर पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, लेकिन जो उसके शरीर पर 9 निशान लाल कलर के बने हुए थे वो सब उसकी मौत के बाद गायब हो चुके थे। सो दोस्तों, लोक कथाओं और मान्यताओं को मानना या ना मानना हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन अगर किसी अनजान जगह के लोकल लोग आपको वार्निंग दे तो कम से कम उस वार्निंग का मजाक मत बनाइए। अगर आपके साथ या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर आप हमें नीचे दिए गए हुए मेल आईडी पर बता सकते हैं, सो दैट हम आपकी स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचा सकें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और भूत एफएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।